माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थियों को नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामना है। यह वर्ष आप लोगों को खुशियों का वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहला मिशन है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह आपको 2023 का जो परिणाम आने वाला है, जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसका परिणाम 2023 में आएंगे। तो इतना अच्छा रिजल्ट आए कि आप लोगों को खुशी से ओतप्रोत हो जाइए। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हर वर्ष की भांति 2023 भी आप लोगों का बहुत ही कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हुआ हो और हमेशा खुश रहने का यह वर्ष रहने की आवश्यकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामना है। साथ ही साथ मैं यह कहूँगा कि नए वर्ष में नई मिशन होनी चाहिए, नई योजना होनी चाहिए जो आपके जीवन को साकार करे, आपकी स्टेबिलिटी को लाए। हर विद्यार्थियों का एक कामना होता है, एक सोच होता है कि मैं अच्छा रिजल्ट लाऊं। रिजल्ट लाने के लिए मेहनत की भी आवश्यकता है। आप दृढ़ संकल्प रखें कि दृढ़ संकल्प के साथ आप तैयारी करें, मेहनत करें, आपके रिजल्ट आपके साथ रहेंगे। बिना मेहनत का तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेहनत के साथ साथ और नए वर्ष की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि नए वर्ष में नई उमंग, नई खुशी, नई मेहनत, नए तरह से सोच और इस तरह से मेहनत का एक ऊंचाई तक ले जाइए ताकि उसका परिणाम दिखाई दे, बेहतर ढंग से दिखाई दे। और इस तरह से आप लोगों को मात्र 1 महीना का लगभग एग्जामिनेशन के लिए रह गया है। इसमें आप लोग भी एक योजनाबद्ध तरीका से आप काम करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी सफलता मिलेंगे। सफलता मेहनत की प्रतीक होती है। जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा सफलता मिलेगी और सफलता ही जीवन का आनंददायक अनुभूति है। तो इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। नए वर्ष में नई सोच, नई ऊर्जा, नए जोश, नए उमंग के साथ आप निरंतर इस पढ़ाई के प्रति प्रयासरत रहें, कार्य करते रहें। आपकी रिजल्ट आपके साथ रहेंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आगे की जो पढ़ाई है, जो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, उसको मैं आपको लेकर के आया हूँ। वह बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आप तो जानते हैं कि मैं निरंतर प्रयास काम करने वालों में से हैं, मैं बैठने वाले में से नहीं है, मैं थकता नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए अग्रसर, जब से हम ऑनलाइन एजुकेशन में आए हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों के साथ निरंतर रहे हैं। कभी भी मैं छुट्टी नहीं लिए हैं, कभी भी मैं एब्सेंट नहीं रहा हूँ। आज के दिन भी बहुत अच्छे दिन हैं, 9 वर्ष की उमंग है, हर्षोल्लास है। इसको में भी रहते हुए मैं अपनी ईमानदारी और कर्मठ पूर्वक मैं आप लोगों के साथ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पढ़ाना ही मेरा कर्म है, अब पढ़ना ही आपका धर्म है। ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए और अच्छा से अच्छा बनिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को 2022 की जो पूछा गया क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम तो ऐसा समझते हैं, ये क्वेश्चन को जब देखते हैं तो लगता है कि यह वास्तव में यह आपको 12th के क्वेश्चन का जो लेवल है उसको रखा है। यह सबके सब आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है, नीट और जी एडवांस में आने वाला क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पर रखा गया है। हम क्वेश्चन सेटर को बहुत तारीफ कर रहे हैं
कैसे सोच के ऐसे इतने अच्छे क्वेश्चन को उन्होंने रखा है, एग्जामिनेशन में पूछा है, और इस तरह के पूछने की आवश्यकता है ताकि स्टूडेंट्स काफ़ी जीनियस हो, काफ़ी मेहनत करें, लेबोरियस हो। क्योंकि क्वेश्चन के लेवल से ही स्टूडेंट का ब्रेन को आंका जा सकता है कि स्टूडेंट किस लेवल में कितने अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में पूछा जाए तो 12th का क्वेश्चन नहीं है, ये 11th का क्वेश्चन है। आपको रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है, वहाँ से उठाया है इसको। तो यहाँ पर H2S है, H2SO4 है, SO2 है और SO3 है। यहाँ पर इसका आंसर SO2 होगा। SO2 इसलिए होगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ऑक्सीजन सल्फर के साथ कंबाइन करके संयोग करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, तो यह हो जाएंगे ऑक्सीकरण। और सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को वियोजन किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन का वियोजन अपकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का संयोग ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए यह आपको जो है आपको ऑक्सीकारक और अपकारक की तरह यह व्यवहार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, इसका आंसर BC हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको देखिए चारों जो ऑप्शन है, चारों में नाइट्रोजन का कंपाउंड है। तो अमोनिया रंगहीन गैस होता है। हेबर विधि में आप पढ़ाएंगे हम 2 नंबरिया क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो हाँ अपना क्या NO2 N2O और NO। आप जानिए कि नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होते हैं यह होते हैं NO N2O, उसके बाद आएंगे N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। यहाँ पर आप ये जानेंगे कि यह 2 जो ऑक्साइड है यह रंगहीन है और यह भी रंगहीन है। इसको इस तरह से हम लिख देते हैं तो बेहतर रहेगा। NO N2O, उसके बाद आएंगे N2O4, N2O5, N2O3 और NO2। यहाँ देखेंगे कि यह सबके सब रंगहीन है, यहाँ से यहाँ तक का जो है रंगहीन है और यह जो है नीला रंग का होता है, नीला रंग का ठोस है यह है भूरा रंग का गैस है, भूरा गैस। देखिए नाइट्रोजन के टोटल 6 ऑक्साइड होते हैं। आपको वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का एक टेबल दिया हुआ है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे बना है, उसमें कौन सा गैस है, कौन सा द्रव है, कौन सा ठोस है, कौन अम्लीय है, कौन अम्लीय नहीं है, कौन उदासीन है और किसके पास रंग होते हैं, ये सारी बात वहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर NO है, रंगहीन है, N2O है, रंगहीन है, लेकिन NO2 है, कैसा रंग होगा, भूरा रंग, और NH3 अमोनिया यह रंगहीन गैस होता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे, यह। लेकिन आप यह जानिए, ये क्वेश्चन देख करके एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है कि यह पूरे के पूरे टेबल आप याद रखिए, कहीं से पूछा जा सकता है। यह तो यह रंग की बात किया है, इसकी अम्लीय गुण को भी पूछा जा सकता है। तो अम्लीय सब होगा, को केवल 2 इसमें नहीं होगा, यह 2 उदासीन होता है,
NO और N2O, बाकी सब के सब अम्लीय ऑक्साइड हैं। उसके बाद रंग जो है मात्र 2 के पास है और सबके सब रंगहीन होता है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, यह ऑब्जेक्टिव में रखा है तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर का सोच बहुत बड़ा है। इसको जानने की वह जानना चाहता है कि क्या स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मेहनत किए हुए हैं कि नहीं। इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए, यह डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक का जो सामान्य सूत्र होते हैं N-1 D 1 to 10 N S 1 to 2। S में 1 से लेकर 2 तक रहता है और D में 1 से लेकर 10 तक रहता है। लेकिन N-1 क्यों लिखा गया है? N कक्षाओं की संख्या है। S में जितना रहेगा उससे वो कम रहेगा, किसमें? D में। यदि N का मान 4 लेते हैं तो S का मान तो D के लिए 3D हो जाएंगे। N का मान 5 लेते हैं तो 4D हो जाएंगे। N का मान 6 लेते हैं तो 5D हो जाएंगे। N का मान 7 लेते हैं तो 6D होते हैं। इस तरह से इसका होता है। इसका आंसर B होगा। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, कम है? देखिए, यह आपको मैंगनीज की बात किया है। मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ट्राई मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, डाई मैंगनीज हेप्टाऑक्साइड। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। उसके रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए। 4 को मैंगनीज 4 गुना 8, 8 माइनस 8 प्लस होगा। इसमें Mn का कितना हो जाएंगे? 8 प्लस। इसमें 2 दूना 4 माइनस तो 4 प्लस। इसमें 4 दूना 8 माइनस तो 8 प्लस, तो 8 बटे कितना? 3। 8 बटे 3 हो जाएंगे 3 2 दशमलव कुछ होगा। और इसमें 7 दूना 14, 14 बटे 2 7 हो जाएंगे। यानी आपको सबसे कम जो होगा किसका होगा? इसका होगा। 8 बटे 3, 4 बटे 4, 8 और 7, तो यह सबसे ज़्यादा होगा तो इसका होगा। लेकिन यह नेचर में कंपाउंड अवेलेबल नहीं है। अधिक से अधिक मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या जो होते हैं वह +7 तक होता है। तो अधिक से अधिक यह होगा और कम से कम यह होगा। यह कंपाउंड अवेलेबल है, यह लेवल है, ये भी। MnO4 अवेलेबल नहीं है। इसलिए अवेलेबल नहीं है कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम जो होते हैं 7 होते हैं, +7, और यहाँ क्या +8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? देखिए, यहाँ F ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहा है। लैंथेनाइड 4F श्रेणी, एक्टिनाइड जो होते हैं आपको 5F श्रेणी का तत्व है। यहाँ पर क्यूरियम की बात किया गया है, कैलिफोर्नियम की बात है, यूरेनियम की बात है और टर्बियम की बात है। तो एक्टिनाइड्स जो होते हैं यहाँ पर जो आपको नहीं है वह टर्बियम है। कौन होगा? टर्बियम। यह आपको एक ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको देखना होगा, है ना। तो यूरेनियम जो है आपको निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड्स नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएंगे टर्बियम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन है? रंगहीन, बहुत बेजोड़ क्वेश्चन। रंगहीन की बात किया जा रहा है तो आप जानेंगे कि Fe3+ जो होते हैं आपको आयरन का है। यह पीला रंग का होता है, यह नीला रंग गुलाबी रंग का होता है। कॉपर 2+ जो होंगे यह जो है आपको नीला रंग का होता है। कैसा होता है? नीला, ब्लू कलर का होता है। और ये कॉपर जो है इसका रंगहीन होगा। कारण क्या है कि इसके डी ब्लॉक में, कॉपर डी ब्लॉक में जब कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन रहे तो वह जो होते हैं वह रंगहीन होंगे। प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा। दोनों होने का कारण क्या है? उसके अंतिम डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरित हो। यहाँ पर कॉपर का 29 होता है, देखेंगे यहाँ पर कॉपर 29 के लिए आर्गन, 4s1 और 3d10 लेंथ होता है। 10 है इसलिए क्या होगा? रंगीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? ये भी वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
तो प्रतिचुंबकीय और रंगहीन दोनों होते हैं किसमें, युग्मित इलेक्ट्रॉन में। तो आप देखना है कि यहाँ पर सी होगा, इसलिए कि यह आपका स्कैंडियम का 21 होता है। 21 परमाणु संख्या में 3 को लॉस कर लेते कितना हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 के लिए आप देखेंगे आर्गन हो जाएंगे, और आर्गन जो होंगे यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि Sc3+ जो होंगे 18 हो जाएंगे। 18 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ P में 6 गो है, यानी 6 है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, रंगहीन होगा और साथ ही साथ प्रतिचुंबकीय होगा। कैसा होगा यह, रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। तो यह इसका आंसर ये हो जाएंगे। बहुत बेजोड़ क्वेश्चन है और बाकी सबके पास होगा। क्रोमियम का 24 होता है, 3 को लॉस करते 21 बच गया, डी में आएंगे। और वैनेडियम का 23 होता है, 2 को लॉस किया तो आपको 21 हो जाएंगे। अब टाइटेनियम का 22 होता है, 3 को लॉस किया 21 हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएंगे आपको, आप सभी में हो, लेकिन यह जो है आपको यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण 2SO3 से 3O2 का निम्न में प्रक्रम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको मंद गति, इसमें कह रहा है O3 से O2 + O तीव्र अभिक्रिया है, फास्ट रिएक्शन है। O + O3 से O2 बना, मंद रिएक्शन है। तो अभिक्रिया का वेग समीकरण में आपको पूछ रहा है कि यह वेग समीकरण कैसा होगा। तो वेग समीकरण कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के घातांकों के समानुपाती होता है। तो अभिकारक देखिए, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शनों को मेंटेन करेंगे तो ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कट जाएगा। तो 2 हो जाएंगे आपको। यहाँ पर यदि इसको यह ऑक्सीजन से यह ऑक्सीजन कट गया तो क्या हो जाएंगे, 2O3, 1 2 हो गया, अन्य बन गया आपको 2O2 आएगा, 3O2 बनेगा, 3O2 जो यहाँ है, ये है, यहाँ है ही। तो वेग क्या होता है, वेग होता है आपको, वेग समानुपाती होता है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की क्या है, SO3 है। अब पावर कितना आएंगे, 2 हो जाएंगे, और इसको हटाएंगे तो वेग बराबर हो जाएंगे K और SO3। इसमें कौन होगा, ऐसा है, यहाँ है SO3, सॉरी SO3 ने O3। ये हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह आपको क्वेश्चन दिया है केमिकल काइनेटिक्स में, इसकी थोड़ी सी चर्चा है। और यहाँ पर है पी ब्लॉक में, ओजोन में इसका दिया हुआ है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, ओजोन में रिएक्शन है और केमिकल काइनेटिक्स में इसको कन्वर्ट किया है, यानी इसका हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में किसके बीच रहता है। तो 2 और 3 के बीच होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसकी चर्चा आपको केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ा सा किया है, लेकिन उतना अच्छा नहीं किया है, हल्का सा दिया है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि कितना होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, याद रखना होगा इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, यानी इसमें ऑप्शन में देखना है कि लायोफिलिक के लिए होता क्या है, जो द्रव को आकर्षण करे। द्रव को आकर्षण करने वाला को लायोफिलिक कहते हैं। यहाँ दूध है, गोंद है, कुहासा है, खून है। अच्छा क्वेश्चन है, यह आपको कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन है। आप जानिए कि लायोफिलिक गोंद होता है, तो गोंद तो लायोफिलिक है, तो बाकी क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको 3 ऑप्शन थोड़ी नहीं होने वाला होगा। दूध है दिया हुआ है,
गोंद है, कुहासा है, खून है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला और दूसरे किस्म का क्वेश्चन है, बहुत ही गजीब क्वेश्चन है। यहाँ पर सभी लोग क्या करते हैं कि गोंद है तो गोंद आपको अब लेकर के चला आता, तो यहाँ पर गोंद है लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है। तो आश्चर्यजनक क्वेश्चन है कि गोंद है तो और इसमें कौन कौन होगा लायोफिलिक, इस बात को जानिए। तो आप जानिए कि जैसा क्वेश्चन उसी पर आपको कंसेप्ट रखना होगा। और आप जानिए कोई सतह पर रखते हैं तो गोंद चिपक जाता है, दूध का भी कुछ पार्ट जो है सतह से चिपक जाता है, रक्त जो है खून वो भी कुछ सूख लेता है, तो कुहासा को बच जाता है। वह जानबे करते हैं कि ठंडा के दिनों में कुहासा जो बनता है वह सरफेस सतह को नहीं सोख पाता है। वह इस तरह से यहाँ पर इस चारों में से ऑप्शन में से न होने वाला जो होगा कौन होगा, कोलाइड होगा, कुहासा होगा। तो गजीब क्वेश्चन है, हमको भी थोड़ा सा अजीब जैसा लग रहा है क्वेश्चन कि यह ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है जो बिल्कुल डाउट में रखने वाला क्वेश्चन है, जो बिल्कुल आप किताब पढ़ के देखेंगे लायोफिलिक में जिलेटिन, गोंद इसकी चर्चा किया है, और सारे नहीं है एग्जाम्पल कि वहाँ दूधो होगा या खून भी होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसा क्वेश्चन है उसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना होगा। तो छटेगा कौन, कुहासा छट जाएगा। तो इसको इस रूप में देखा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच होता है। तो आप यह जानेंगे कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, यानी 10 के पावर -9 से लेकर 10 के पावर 7 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, तो 10 के पावर -9 में 100 से गुना करें 10 के पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ आपको 10 के पावर 7 हो जाएगा, और 10 के पावर अब यहाँ पर जो है तो 5 6 9 6 है, तो 6 में से आपको 100 से गुना करें 10 के पावर तो -6 है, -6 में 10 से गुना करें 100 से गुना करेंगे सेंटीमीटर 10 के पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 10 के पावर 7 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर के बीच होगा। इसका आपको क्वेश्चन बैंक में इसका जो आंसर दिया है 10 के पावर माइनस से 10 के पावर 7, यह जो है कि गलत है। इसका आंसर हो जाएंगे 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से लेकर 10 के पावर कितना 4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको 1 नैनोमीटर यानी 10 के पावर -9 मीटर से 10 के आपको 1000 नैनोमीटर, तो 1000 है तो 3 गो शून्य मतलब ये और घट जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो आपको इस सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करें 10 का 7 इन्हें 6 है तो कितना जाएंगे 4 हो जाएगा। इसका आंसर वो हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है। यह आपको पहला भी, यह जो क्वेश्चन है यह दोनों और एक और है, तीनों जो क्वेश्चन है आपको पृष्ठ रसायन से लिया गया है। तो आप देखेंगे कि स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज एंजाइम लगता है। स्टार्च के जल अपघटन में डायस्टेज एंजाइम लगता है। आपको पृष्ठ रसायन के में आपको इसकी पूरे एंजाइम और उसका जो भी इसका रिएक्शंस है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस है, सबका एक टेबल बनाया हुआ है। तो वहाँ से क्वेश्चन को रख दिया गया है। इसका आंसर हो जाएंगे डायस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण का दर दाब बढ़ने से घटती है, दाब पर निर्भर नहीं करती है, एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से बढ़ती है। देखिए यहाँ पर आपको भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जो अंतर है वहाँ पर इसकी चर्चा किया गया है कि एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, यानी रासायनिक अधिशोषण का जो दर है
वह एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है। यानी अधिकतम होने के लिए कितना दाब की आवश्यकता होती है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब 1 atm। यानी इसका आंसर हो जाएंगे सी होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की परत में यानी भूपटपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। यहाँ पर है ऑप्शन में एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है। तो भूपटपट्टी अर्थात पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु है वह एल्युमिनियम है। इसकी 13.5% भूपटपट्टी पर इसकी मात्रा है पाया जाता है, यह एल्युमिनियम होगा। और यदि इस तत्व की बात करता तो ऑक्सीजन होता। भूमि के परत पर सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाला ऑक्सीजन है, जिसका 46.6% पाया जाता है। दूसरा पोजीशन आपको सिलिकॉन का है तत्व के रूप में, तीसरा आपको तत्व के रूप में एल्युमिनियम आता है और चौथा आयरन आता है। लेकिन धातु के रूप में पूछेगा तो पहला जो होगा वह एल्युमिनियम होगा, दूसरा आयरन होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है पृथ्वी की परत पर अर्थात भूपटपट्टी पर वह कौन है? एल्युमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जामिनेशन में। आप देखिए क्वेश्चन बैंक हमने पढ़ाया है, ये लास्ट 2022 का है, जिसमें भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है। यानी एक आध साल भी शायद ही बीच हुआ होगा यह क्वेश्चन पूछने में। यह और फेन प्लवन विधि वाला दोनों काफ़ी क्वेश्चन पूछे, इसमें भी पूछे हुए हैं। हम आगे चर्चा करेंगे फेन प्लवन विधि का। तो यहाँ पर भी है जो, और इससे पहले 2021 में भी था। तो अक्सर क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये सब को ध्यान में रखेंगे, याद रख लेंगे। नेक्स्ट है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है। ब्रोमीन होता है। देखिए ना, यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर रिएक्शन के रूप में देखिए ब्यूटेन AOC H3 CH2 CH2OH, यानी इसको ब्रोमीन के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से जो है आपको ब्रोमो बन जाएंगे, यानी हो जाएंगे या क्रिया में बन जाएंगे CH3 CH2 CH2 H2Br, यानी 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेंगे। यहाँ से आपको, यहाँ से ब्रोमीन के साथ जैसे अभी क्रिया कराते हैं तो यहाँ से OH डिस्प्लेस्ड हो जाता है, किसके द्वारा? आपको Br के द्वारा हो जाता है, यानी HOBr बन जाते हैं लास्ट में। तो इसका क्या हो जाएंगे 1 ब्रोमो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन बनेंगे। यहाँ पर 1 ब्रोमोब्यूटेन कौन है? 1 ब्रोमोब्यूटेन के लिए किसकी आवश्यकता हुई? ब्रोमीन का। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बिजोड़ क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। उससे भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन को क्लोरीन के अधिकता में, बेंजीन को क्लोरीन की अधिकता में कब? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। एक बार जानिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब एक्सेस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह दिन में करता है, वह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति। दिन का मतलब सनलाइट, डे रिएक्शन होता है, और डे रिएक्शन में होते हैं तो आप जानेंगे मैक्सिमम क्लोरीन उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, यानी बना लेगा आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नहीं, हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। इसमें 6 गो क्लोरीन होगा। कितने क्लोरीन होंगे? C6H6Cl6 होगा, C6H6Cl6 बनाएगा, यानी हेक्सा क्लोरोबेंजीन इसका आंसर यह हो जाएंगे। ये है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, यानी C6Cl6 नहीं बनाएंगे,
यह हो गया C6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6Cl6। यह हो गया C6H6Cl6। तो यह बनाएगा, यानी यह जो है आपको जो है C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपको सी हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली में यह आपको 12th का नहीं है, ये 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा किया है। BHC, DDT है ना, TNT, ये सारे जो हैं वो सारे का आपको 11th की केमिस्ट्री में है। लेकिन यह केमिस्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको सिलेबस से थोड़ा सा हट करके भी क्वेश्चन रहता है। यह कंसेप्चुअल है, यह बेसिक है। इसके लिए यहाँ पर हर एग्जामिनेशन में, हर बोर्ड के पूछे गए एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो 12th से रिलेटेड है लेकिन 12th का नहीं रहता है। तो इस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? आयोडोफॉर्म परीक्षण के लिए आपको मेथेनॉल है, डाई मिथाइल 2-3 आइसोब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है और आइसोब्यूटेनॉल है। तो और लास्ट है CH3 CH2 CH2OH। यह आपको यही हो जाएंगे, प्रोपेनॉल होगा। क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। और आयोडोफॉर्म परीक्षण में प्रोपेनॉल आपको यूज में आते हैं। यह भी आपको 12th का क्वेश्चन नहीं है, यह भी क्वेश्चन आपका 12th का नहीं है। लेकिन 12th में देखिए करेंट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी रहता है। जो परफेक्टली आप 12th पढ़ करके जाएंगे, कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोगों से। इसके लिए सारी बातों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथाइल अल्कोहल बनाया जाता है? पाइरोलिनियम अम्ल है, सोडा के किण्वन है, मेथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अनार्द्र Ag2O से कराकर और मेथाइल एमीन की अभिक्रिया HNO3 से कराकर। देखिए यह प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल की बात किया जाए तो बनाया जाने की बात करें कि सबसे ज़्यादा किस पैमाने पर बनता है, तो यह पाइरोलिनियम अम्ल होते हैं। यह भी आपको 11th का ही क्वेश्चन है। पाइरोलिनियम अम्ल से आपको मेथेनॉल का उत्पादन किया जाता है अधिक बृहद पैमाने पर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट सब है। कुछ क्वेश्चन NCERT का डायरेक्ट पॉइंट से रखा है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको पढ़ने की आवश्यकता है। और इस प्रकार जो है आप जो है पढ़ते रहेंगे बेहतर है। और मैं विशेष क्या कहूँ, अब तो इसमें के लगभग 18-20 क्वेश्चन को यहाँ डीलिंग कराए हैं। तो आप ये देखेंगे यह सारे बेहतर क्वेश्चंस हैं और इसको आप पढ़ते जाइए। साथ ही साथ मैं आपको यह बतलाऊं कि अब कम समय है एग्जामिनेशन के लिए, अच्छी तरह से पढ़िए। कुछ एक क्वेश्चन पिछले जो 2021 का जो क्वेश्चन में एक स्टूडेंट कमेंट किए हैं, वांट ऑफ फैक्टर गुणांक का जो था वह कैल्शियम नाइट्रेट का क्वेश्चन है। और कैल्शियम नाइट्रेट का क्वेश्चन वह जो है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन उसका वांट ऑफ फैक्टर गुणांक का वैल्यू किताब में नहीं दिया हुआ है। KCl NaCl K2SO4 और आपको MgSO4 का दिया हुआ है। लेकिन आप जानेंगे कि उसमें स्टूडेंट ने, हमने यहाँ पर 2 उसका ऑप्शन दिया है, स्टूडेंट 3 बना करके भेजा है कि इसका 3 होगा। लेकिन यह कहना उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि आप KCl का, अब MgSO4 का तो 2 प्लस है और माइनस भी सल्फेट पाता है, 2 दूना 4 होना चाहिए, लेकिन उसका आंसर क्या है? 2 है। K2SO4 का 3 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह आपका वो जो भी आपको हमने भी मोबाइल पर देखा है उसको 3 बतलाया है, लेकिन वह एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक में भी देखे हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब जगह 2 ही है, इसका कोई निकालने का तरीका नहीं है। इसलिए हमने 2 ही लगाया है। हो सकता है कि 3 भी हो, लेकिन
यह इस यहाँ पर कहीं कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं मिला है, तो हमने भी यही मान लिया कि जो क्वेश्चन बैंक में है उसका आंसर वही होगा। तो यही मान के चले हैं, उसका आंसर कहीं भी नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंट वैल्यू है, कितना है वह क्वेश्चन कैल्शियम नाइट्रेट का कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको बतलाया, बढ़िया से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।